बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैंसर के चैप्टर 44 की पार्ट 1 की वीडियो को। चैप्टर 44 में और चैप्टर 45 में हमने वो एंटीबायोटिक स्टडी करने हैं जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जैसे चैप्टर 43 में हमने वो एंटीबायोटिक स्टडी किए थे जो कि सेल वॉल इनहिबिटर्स थे। अच्छा, अब पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में उन्होंने सिलेक्टिविटी बताई हुई है कि ये सिलेक्टिवली टॉक्सिक क्यों होते हैं। सिलेक्टिवली टॉक्सिक का मतलब है कि ऐसी क्या खास बात है कि ये ह्यूमन सेल्स को खराब नहीं करते और बैक्टीरियल सेल्स को तबाह करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स की भी सिलेक्टिविटी पढ़ी थी, हमने कहा था वो भी सिलेक्टिव टॉक्सिक होते हैं क्योंकि सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरियल सेल में ही होती है। तो चूंकि ये सारे ड्रग्स सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे थे तो ये बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर रहे थे और ह्यूमन सेल पे कोई इफेक्ट नहीं था। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये आमतौर पे काम कर रहे होते हैं राइबोसोम पे। अब बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S राइबोसोम और ह्यूमन सेल के अंदर राइबोसोम होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो चूंकि ह्यूमन सेल का जो राइबोसोम है वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत फर्क है, फंक्शनल स्पेसिफिसिटीज फर्क होती हैं, तो इन डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। यानी कि ये खास तौर पे बैक्टीरिया को डैमेज कर रहे होते हैं, ह्यूमन सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे होते, मेमेलियन सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सिलेक्टिविटी के बारे में। अब आते हैं हम इनहिबिटर्स ऑफ माइक्रोबियल। यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ी बहुत हिस्टोरिकली बातें की है कि कौन कौन से ड्रग्स पहले यूज़ हुआ करते थे, फिर कौन से बाद में यूज़ होना शुरू हुए। इनका बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जैसा कि वो बता रहे हैं क्लोरोफिनिकोल्स, टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इनको पहले डिस्कवर किया गया था, ये बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे। और इस पर एरिथ्रोमाइसिन का बताया हुआ है कि ये मैक्रोलाइड्स में से एक पुराना मैक्रोलाइड है एरिथ्रोमाइसिन। अलबत्ता अब हमने मजीद जदीद मैक्रोलाइड्स डेवलप कर लिए हैं, एज़िथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, जिसकी बड़ी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन सारी बातें जब हम मैक्रोलाइड्स की डिटेल पढ़ेंगे पार्ट 2 की वीडियो में तो हम ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहले हम आते हैं ड्राइवे वाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। यहाँ पे बेसिकली चूंकि सारे ड्रग्स का सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो एक ही जगह पे उसने सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर दिया हुआ है। सही हो गई बात। एक तो बात आपको पता है ये सारे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सही, तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियोस्टैटिक ही होते हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं जो कि आप कह सकते हैं बैक्टीरियोसिडिल हैं, बाकी सारे बैक्टीरियोस्टैटिक ही होते हैं और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। अब चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, अब प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है आपको पता है। एक होता है आपके पास राइबोसोम, 70S राइबोसोम का एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। इस पे एक अदद mRNA आके लगता है। ठीक है, इस mRNA के ऊपर फिर आके tRNA और इस तरह से जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और करते करते ये प्रोटीन फॉर्म हो रही है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिलते रहते हैं और करते करते एक प्रोटीन फॉर्म होती है। ये होती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर रही है हमने, इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम इनहिबिट कर लेंगे। कैसे इनहिबिट करते हैं, एक उन्होंने एग्जांपल डिस्कस की हुई है क्लोरमफिनिकोल्स की। तकरीबन सारे जो ड्रग्स है ना वो आपके बैक्टीरिया के राइबोसोम के 50S सब यूनिट पे लगते हैं, सिवाय टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स 30S पे लगते हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स चैप्टर 45 में पढ़ेंगे हम। चैप्टर 44 में सिर्फ एक टेट्रासाइक्लिन्स है जो कि 30S पे लगते हैं। बाकी सारे यानी कि क्लोरोफिनोकॉल हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, टेलिथ्रोमाइसिन हो गया, ये क्लिंडामाइसिन हो गया, ये स्ट्रेप्टोग्राम, बाकी सारे जो होते हैं वो 50S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम यानी कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे लगते हैं। ऑलराइट, लग के करना क्या है इन्होंने, सीधी सी बात है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देना। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब आपका राइबोसोम पे mRNA लगे और उस mRNA पे tRNA आके लग जाए तो ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, tRNA राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप इसको। सही, अब इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ही नहीं होने देता आपका क्लोरमफिनिकॉल। यहाँ पे उन्होंने ये बात डिस्कस कर दी है। वेरी सिमिलरली मैक्रोलाइड्स, लिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, इनकी एक ही लोकेशन है, यानी कि ये एक ही साइट है जहाँ पे अटैच होते हैं। मैक्रोलाइड, टेट्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, यहाँ पे उन्होंने M से एक साइट बनाई हुई है। ये वो साइट है जहाँ पे मैक्रोलाइड्स भी लगते हैं, टेट्रोमाइसिन भी, क्लिंडाम, ऐसी रिप्रेजेंटेशन की हुई है यार, कौन सा एग्जैक्टली यहीं पे जाके लगता होगा। ठीक है, तो एक साइट है जहाँ पे ये ड्रग्स लगते हैं। 50S राइबोसोम की एक साइट है जहाँ पे ये तीनों ड्रग्स लगते हैं और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देते। इसी तरह से 50S पे एक साइट है जहाँ पे क्लोरमफिनिकॉल लगता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता। सही, तो लग तकरीबन सारे 50S पे रहे हैं लेकिन साइट फर्क जरूर हो सकती है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के बारे में यही बात की है कि 50S पे लगते हैं, लेकिन जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं वो 50S राइबोसोम पे लग के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या करते हैं, वो एग्जिट चैनल को इनहिबिट कर देते हैं। जब tRNA यहाँ पे लगने के बाद एग्जिट हो जाता है ना,
उतर जाता है, तो आपके पास यहाँ से प्रोटीन एग्जिट होना शुरू होती है, अलग होना शुरू होती है, और टीआरएनए अलग होना शुरू होता है। तो ये इस प्रोसेस को रोक देता है। जाहिर बात है जब ये एग्जिट ही नहीं हो सकेगा तो जाहिर और मजीद टीआरएनए लग नहीं सकेंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकेगी। ठीक, तो ये जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है, एक तो ये एग्जिट चैनल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और दूसरा टीआरएनए सिंथेज को इनहिबिट कर देते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो इस टीआरएनए की फॉर्मेशन हो रही थी उसको भी इनहिबिट कर देते हैं आपके स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। तो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा फर्क है, ये सिर्फ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर रहे, ये दो और तरह के काम कर रहे हैं। ओके होगी बात। फिर लिनेज़ोलेट की बात की हुई है, लिनेज़ोलेट भी 50S पे ही लगता है, इसकी कोई और साइट है जहाँ पे ये लग रहा होता है, और ये भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा है। तो तकरीबन सबका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया है। याद बस ये रखना है कि कौन 50S पे लग रहा है, कौन 30S पे लग रहा है। सिर्फ टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30S पे लगते हैं, बाकी सब 50S पे लगते हैं। दैट्स इट। ठीक, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का यहाँ पर उन्होंने दोबारा जिक्र किया गया, हालांकि इस पैराग्राफ में भी उन्होंने ये बातें बताई थी, अब दोबारा वो ये बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से बता रहे हैं। एक क्लोरोफिनिकॉल की तो वही बात उन्होंने कर दिया ना कि भाई 80S होते हैं मेमेलियन सेल्स के अंदर, और ये लगता है 70S राइबोसोम के अंदर, तो इस वजह से मेमेलियन सेल जो बच जाता है। सही होगी बात। फिर वो कह रहे हैं कि वैसे तो आपको पता है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम है, और वो राइबोसोम भी 70S होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ हद तक इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेमेलियन सेल जो होता है वो बच जाता है। खासतौर पे अगर मैं आपसे जिक्र करूँ कि टेट्रासाइक्लिन्स मेमेलियन सेल को क्यों नहीं इफेक्ट करते, तो मेमेलियन सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ही नहीं हो पाती, यानी कि इफ्लक्स पंप होते हैं और टेट्रासाइक्लिन को निकाल दिया जाता है, पंप आउट कर दिया जाता है, एक्यूमुलेट ही नहीं करने देते हम। सही, तो यहाँ पे दोबारा उन्होंने सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का एक बेसिक सा तस्करा किया, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। तो ये एक ओवरऑल चैप्टर के तकरीबन सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया। याद करने की बात सिर्फ यह है कि तकरीबन सारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, तकरीबन सारे 50S पे लग रहे हैं, सिवाय टेट्रासाइक्लिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के जो कि 30S पे लगते हैं। ठीक है, और तकरीबन सारे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को रोक रहे हैं, सिवाय स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के जो कि एग्जिट चैनल को रोकता है और टीआरएनए सिंथेज को रोकता है। सही होगी बात। अब हम इस पार्ट की वीडियो में टेट्रासाइक्लिन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन में फर्दर काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। पहले हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू नामों के बारे में कर लेते हैं। पहले जो नाम मिनी कैटजिंग में लिखे हुए हैं, जो नाम आपको आने चाहिए हैं, वो है आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन कह लो, और टेट्रासाइक्लिन। अब ये बड़ी मज़े की बात है, टेट्रासाइक्लिन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ड्रग का नाम है। ठीक, और इस ग्रुप ऑफ ड्रग में एक ड्रग भी है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। जिस तरह हमने कहा था पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ ड्रग था ना, उसमें पेनिसिलिन भी होती हैं, उसमें नेफ्थोसिलिन भी होती है, मेथिसिलिन भी होती है, बहुत सारे होते हैं। उस ग्रुप के अंदर एक ड्रग भी है जिसका नाम पेनिसिलिन था। तो वेरी सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन्स इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ड्रग, जिनमें से एक इंडिविजुअल ड्रग भी है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। ओके ओके बात। तो जब वो कहेंगे ना टेट्रासाइक्लिन्स, आप समझ आना ग्रुप ऑफ ड्रग का जिक्र कर रहे हैं, और जब सिर्फ आएगा टेट्रासाइक्लिन तो समझ आना उस एक सिंगल ड्रग की बात हो रही है। ऑलराइट, तो हमने कौन कौन से सिंगल ड्रग्स डिस्कस करने हैं? डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, और इन सबसे तगड़ा टाइगर होता है आपके पास टिग्रेसाइक्लिन। टाइगर, ठीक है, टिग्रेसाइक्लिन। ये तो है जो कि आपकी मिनी कैटजिंग में लिखे हुए हैं। अगर मैं बिग कैटजिंग से आपको कुछ एक्स्ट्रा नाम बताना चाहूँ तो एक और होता है आपके पास क्लोर टेट्रासाइक्लिन। क्लोर टेट्रासाइक्लिन। फिर इसी तरह से एक और नाम है आपके पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। फिर एक और नाम है मेथासाइक्लिन। इन नामों को याद करने की हरगिज जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि बिग कैटजिंग में ये नाम भी लिखे हुए हैं। और याद आपने यही वाले 5 नाम कर लेने तो बहुत है। अब हम थोड़ी सी फार्मूला काइनेटिक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। फार्मूला काइनेटिक्स में आपको पता है हम आमतौर पे आदमी पढ़ रहे होते हैं, ADME, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हम इसकी, अब ओरल एब्जॉर्प्शन टेट्रासाइक्लिन्स की वेरिएबल होती है, यानी कि हम ओरली ड्रग को दे तो देते हैं लेकिन कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, कोई कम एब्जॉर्ब हो पाता है। अब इसकी परसेंटेजेस मिनी कैटजिंग में तो नहीं दी हुई, अलबत्ता बिग कैटजिंग में उन्होंने बताया हुआ है कि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन जो है ये तो बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, तकरीबन 95% जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे GIT में से। ठीक होगी बात। दूसरे जो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है ये भी तकरीबन 60 to 70% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अलबत्ता जो आपके पास टिग्रेसाइक्लिन होता है ये ऑलरेडी इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए ये वाला ड्रग जो है ये हमें IV देना पड़ता है, इंट्रावेनस देना पड़ता है। ओके होगी बात।
फिर एक और बात ये भी है कि अगर आप ओरली ड्रग को दे रहे हो तो इनकी एब्जॉर्प्शन मल्टीवेलेंट कैटायन से इनहिबिट हो रही होती है, जहाँ पे जिक्र किया हुआ है इम्पेयर्ड बाय फूड एंड मल्टीवेलेंट कैटायंस। अब मल्टीवेलेंट कैटायंस में वो कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपको बताया बेसिकली ये जा रहा है कि दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेते, ठीक है। अगर दूध के साथ इसका इंटेक किया जाएगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाएगी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सही, मल्टीवेलेंट कैटायन से इंसान को आइडिया नहीं होता, लेकिन क्लिनिकली बेसिकली समझाने की बात यह है कि दूध के साथ नहीं लिया जाता। तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन कवर हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात की जाए तो वाइड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होगी इसकी। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो बता रहे हैं कि एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग हो रही होती है, ये कि टिपिकली जो आपका लिवर मेटाबोलाइज कर रहा है वही वाला काम होता है, यहाँ पे भी ज़्यादातर लिवर ही मेटाबोलाइज कर रहा होता है। अलबत्ता डॉक्सीसाइक्लिन नहीं मेटाबोलाइज हो रहा होता है लिवर में, ठीक है, और टिगसाइक्लिन भी एस्केप कर पाता है। अच्छा, एलिमिनेशन की बात की है तो ज़्यादातर जो होते हैं वो यही बात है कि यूरिन के अंदर एलिमिनेट हो रहे होते हैं, यानी वो टिपिकल बात है, यानी कि लिवर जो होता है वो मेटाबोलाइज कर रहा है और किडनी जो होती है वो एलिमिनेट कर रही है। अलबत्ता दोबारा डॉक्सीसाइक्लिन और टिगसाइक्लिन जो है वो फीचर के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। सो के बाद अब हाफ लाइफ का जिक्र कर लिया जाए तो टेट्रासाइक्लिन की शॉर्ट हाफ लाइफ है 6 to 11 आवर्स। डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है 15 to 23 आवर। डॉक्सी और मिनो देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन में इनकी एक जैसी थी, हाफ लाइफ इनकी एक जैसी है, काफ़ी भाई भाई लग रहे हैं। और टिगसाइक्लिन टाइगर है, जाहिर सी बात है सबसे तगड़ी चीज़ है ये, इसकी हाफ लाइफ सबसे लंबी होती है 30 to 36 आवर्स। अब टाइगर काफ़ी सारी चीज़ों में सुपीरियर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक टाइगर की क्या क्या चीज़ें सुपीरियर हो गई हैं, एक इसका एलिमिनेशन का रूट जो है वो किडनी के थ्रू नहीं हो रहा, तो अगर किडनी खराब हुई हुई है तो टिगसाइक्लिन की एलिमिनेशन इतनी इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो टिगसाइक्लिन का ये फैक्टर हो गया। दूसरा, टाइगर की जो वो है हाफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दो बातें हमने देख ली टाइगर के बारे में। ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं, रेजिस्टेंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी तो इनकी थोड़ी बहुत ही रट्टे मारने वाली बातें हैं, क्रैम करने वाली चीज़ें हैं। एक बात पहले हम जिक्र कर चुके हैं, टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्से, इनमें ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। अगर मैं वो जो टेबल 51.1 है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इन सब में फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा ये रहा हमारे पास वो टेबल, ये देखिएगा ब्रेक एड जगह टेबल 51.1 मैंने आपको कहा है, ये देखिए क्लैमिडिया, ठीक है। इन सब में देखो टेट्रासाइक्लिन ये फर्स्ट ड्रग में आ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस में आ रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हो ये डॉक्सीसाइक्लिन बोरेलिया वगैरह के अंदर भी, यानी कि स्पायरोकीट्स के अंदर भी आ रहा है। माइकोप्लाज्मा के अंदर भी टेट्रासाइक्लिन ही आ रहा है। सही की बात, तो माइकोप्लाज्मास, क्लैमिडिया, रिकेट्से और ये लेप्टोस्पायरो में भी आता है। लेप्टोस्पायरोसिस में इधर लिखा हुआ है, मिनी कार्डिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रग है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेपोनेमिया पैलिडम में सेकंड लाइन ड्रग है। अभी ये हम क्लिनिकल पढ़ेंगे तो ये बातें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मेनली फर्स्ट लाइन आपके सामने क्लैमिडिया और उसमें रिकेट्से में और स्पायरोकीट्स में, उन सब में फर्स्ट लाइन ड्रग आ रहे थे आपके पास टेट्रासाइक्लिन। ये देख लिया एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, सीधी सी बात है भाई। एक तो रेजिस्टेंस आपको पता है अक्सर ड्रग्स की ऐसे ही हो रही होती है, इफ्लक्स पंप्स, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक फ्लक्स कर देता है, एंटीबायोटिक को अपने अंदर जमा होने ही नहीं देता, तो सारी बात है एंटीबायोटिक इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स, हम देखते हैं कि यार राइबोसोम पे आके लग रहा है ना टेट्रासाइक्लिन, आपको पता है 30S राइबोसोम पे आके लगता है, तो राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन होती है जो कि टेट्रासाइक्लिन को लगने ही नहीं देती, तो ऐसी की तैसी हम क्यों लगने दें। और एक तीसरा भी रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है जो कि बिग कैट्स में मेंशन है, वो है एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, यानी कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव कर देते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन्स को। तो तीन होते हैं रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि कोई बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंट होता है, टिगसाइक्लिन फिर भी काम कर पाता है। बस ये बात जानना आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी थी। मैं अगर आपको बिग कैटल से बताऊँ तो बड़ी डिटेल जिक्र किया है उन्होंने बातों का, क्या जिक्र किया है वो भी हम देख लेते हैं। एक तो ये तीन बातें देख ली हमने, इंक्रीज इफ्लक्स, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स और एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। अब फिर फर्दर बता रहे हैं कौन कौन सी राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स होती हैं या कौन कौन से पंप्स होते हैं जो कि इंक्रीज इफ्लक्स कॉज करवा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे एक पंप होता है TETAE, ये पंप का नाम उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये पंप ग्राम नेगेटिव में होता है और ये आपके डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, इन सबको निकाल देता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इस पंप की वजह से, लेकिन ये पंप टिगसाइक्लिन को नहीं निकाल पाता, तो जो टाइगर है वो काम कर सकेगा। वेरी सिमिलरली एक और इफ्लक्स पंप का नाम लिखा हुआ है जो ब्रैकेट में K लिखा हुआ है उन्होंने, ये आपके पास स्टेफाइलोकोकाई में पाया जाता है। ये इफ्लक्स पंप सिर्फ टेट्रासाइक्लिन को निकाल पाता है,
नॉट द ग्रुप टेट्रासाइक्लिन बट द ड्रग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को निकाल पाता है, अलबत्ता ना डॉक्सीसाइक्लिन को निकाल पाता है, ना म्यूसाइक्लिन को, ना टाइगर को, टेगासाइक्लिन को। ऑलराइट, फिर इसी तरह उन्होंने राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन का नाम भी बताया है, TETM। ये प्रोटेक्शन प्रोटीन टेट्रासाइक्लिन से प्रोटेक्ट कर लेती है, डॉक्सीसाइक्लिन से, म्यूसाइक्लिन से, इन सब से प्रोटेक्ट कर लेती है बैक्टीरिया को, लेकिन दोबारा टाइगर काम कर पाता है, टेगासाइक्लिन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। यार कोई बैक्टीरिया टाइगर को रोक भी पाता है या नहीं? कोई बैक्टीरिया टाइगर के खिलाफ रेजिस्टेंट है भी या नहीं? बिल्कुल है। प्रोटीज और सुडोमोनास, इनके अंदर क्रोमोसोमली इनकोडेड मल्टी ड्रग इफ्लक्स पंप्स होते हैं, बड़े कोई तगड़े किस्म के इफ्लक्स पंप होते हैं जो कि टेगासाइक्लिन को भी निकाल देते हैं, टेगासाइक्लिन को भी नहीं काम करने देते। तो टेगासाइक्लिन आमतौर पे रेजिस्टेंट नहीं होता, मतलब इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन कुछ जगहों पे हो भी जाती है। तो टेगासाइक्लिन की एक बात हमने की थी कि ये निकलता किडनीज के थ्रू नहीं है, दूसरी बात हमने की थी कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा थी, अब तीसरी बात देख रहे हैं कि इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है, और चौथी बात टाइगर के बारे में अच्छी है कि इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे हम इसके स्पेक्ट्रम को भी स्टडी करेंगे। तो ये 4 चीज़ों में सुपीरियर होता है हमारा ये टाइगर टेगासाइक्लिन। ओके बात। और एक और इसके बारे में यूनिक बात ये भी थी कि ये IV दे रहे होते हैं। ये सुपीरियर वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है सही कि ये IV दे रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब वाली क्लिनिकल यूजेस की तरफ। इसके क्लिनिकल यूजेस तो बड़े रट्टे वाली बातें हैं, मतलब कैटेगोरिकली दिए हुए हैं उन्होंने, ऐसी कोई खुला समुंदर नहीं है कि जो मर्जी बातें याद करते तो कैटेगोरिकली दिए हुए हैं। प्राइमरी यूजेस में वही वाली बात है, क्रैम्स याद अगर आप कर लो ना, असल में बच्चे जो होते हैं ना वो क्रैम कर रहे होते हैं चीज़ों को। क्लेमिडिया, रिकेट्स, एक्नी के ट्रीटमेंट यूज होता है, ऑल्दो एक्नी प्राइमरी यूज नहीं है इसका, माइकोप्लाज्मा और स्पायरोकीट्स। ठीक होगी बात। मैंने आपको टेबल पहले दिखा दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा नमूना के अंदर, रिकेट्स के अंदर, फिब्रोस के अंदर, क्लेमिडिया के अंदर, इनमें ये आपको पता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग भी होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ने बताया कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया अक्सर स्ट्रेप्टोकोकस का नमूना करवा रहा होता है, माइकोप्लाज्मा नमूना भी जो करवाते हैं एटिपिकल बैक्टीरिया थे ना, तो ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कॉज करवा रहे होते हैं। दोबारा अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया प्राइमरी यूजेस, ये वो जगह जहाँ पे आपको पता है फर्स्ट लाइन ड्रग होता है टेट्रासाइक्लिन। सेकेंडरी यूजेस में बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। साइफिलिस कौन करवाता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम विच इज़ अ स्पायरोकीट। ठीक है, अब साइफिलिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा था? आपको पता है पेनिसिलिन यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक हो पेशेंट तो हम टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर वो पूछें साइफिलिस का पेशेंट है, पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो क्या यूज़ करेंगे? आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। उसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ करते हैं हम इसको। उसके अलावा एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, और लेप्टोस्पायरोसिस में भी यूज़ कर रहे होते हैं टेट्रासाइक्लिन को। एक्ने के ट्रीटमेंट में कौन सा टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं? तो आंसर है मिनोसाइक्लिन। ये ज़रा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकली आपको पता है एक्ने बड़ी कॉमन चीज़ है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि मिनोसाइक्लिन खासतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट में। सिलेक्टिव यूजेस, सिलेक्टिव यूजेस का मतलब है कि ऐसी डिजीजेज हैं जिनके लिए कोई एक टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपके ये कॉज करवा रहा होता है, अल्सर्स कॉज करवा रहा होता है पेट के अंदर खास तौर पे। तो जब आप उसकी देखोगे ना GIT की फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रिपल और क्वाड्रिपल थेरेपी, तो वहाँ भी आप देखोगे टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप का टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर इसी तरह से मेनिंजोकोक्सीजियल कैरियर स्टेट, वो निजेरिया मेनिंजोकोकाई था ना, उसकी कैरियर स्टेट में भी इस्तेमाल होता है मिनोसाइक्लिन। ठीक है, तो ये तो चलो याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। लाइम डिजीज में इस्तेमाल हो रहा होता है डॉक्सीसाइक्लिन। यार ये तो बड़े, मतलब आप देख रहे हो तकरीबन सबका हमें एक पक्का ना, मतलब तकरीबन सारे टेट्रासाइक्लिन का एक पर्टिकुलर यूज देख रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल होता है लाइम डिजीज में। फिर इसी तरह से ये जो आपका होता है डेमिक्लोसाइक्लिन क्या कर रहा होता है? ये ADH के एक्शंस को इनहिबिट कर रहा होता है। तो कुछ पेशेंट जिनमें ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स हो जाए, यानी कि ADH बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा हो, एड्रिनल ट्यूमर्स हो, तो उनमें ADH के एक्शन को रोकने के लिए डेमिक्लोसाइक्लिन भी इस्तेमाल होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि तकरीबन सबका हमने पर्टिकुलर इस्तेमाल पढ़ लिया है। डेमिक्लोसाइक्लिन ADH सिक्रीटिंग ट्यूमर्स में इस्तेमाल होता है। टेट्रासाइक्लिन यहाँ ये इनके पर्टिकुलर यूजेज हैं। अब लाइम डिजीज में डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देना है, बाकी इतना दे बैठना। ठीक है, ऑलराइट। अब आप कहेंगे टेगासाइक्लिन का कोई पर्टिकुलर यूज़ क्यों नहीं बताया, तो अभी हम पढ़ लेंगे। टेगासाइक्लिन जो होता है वो मरसा में यूज़ हो रहा होता है। मरसा बड़ी ख़ास चीज़ है कि नहीं? फिर पहले जब हमने पढ़े थे ना, आपको याद होगा ये सेफलोस्पोरिन्स पढ़े थे, तो उसकी भी जो अगली जनरेशन थी ना, वो हमने कहा था ये जनाब मरसा के खिलाफ काम कर पाती है। सेफ्टेरोलिन, जो कि गैसोलीन से नामित किया था, सिर्फ वो मरसा के खिलाफ काम कर पाई थी।
वेरी सिमिलरली इनकी भी जो सबसे नेक्स्ट जनरेशन है ना टिगेसाइक्लिन, ये सिर्फ मर्सा के खिलाफ काम कर पाती है। तो इन सारी बातों से फारिग होते होते अब मैं आ जाता है टिगेसाइक्लिन के काम के ऊपर। टिगेसाइक्लिन के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और इसका काम बेसिकली मर्सा के अगेंस्ट होता है, यानी कि बहुत, वैसे भी आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम डेवलप होती है, तो बड़ा अच्छा ड्रग है ये, अक्सर IV यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी का जिक्र कर लेते हैं। तो जाने वाली ये मैंने एक पेज बनाया हुआ है टॉक्सिसिटीज़ को याद करने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ से टॉक्सिसिटी याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं जाने वाली। सबसे पहले तो यार ये सूरज है, सूरज से तो आपको समझ आ जाएगी फोटो सेंसिटिविटी। उसके अलावा अच्छा ये बच्ची की उम्र देखो, आपको लग रहा होगा तकरीबन 8 से 10 साल की बच्ची है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन की अक्सर टॉक्सिसिटी जैसा कि ये टीथ खराब हो जाना, ये 8 ईयर से कम एज में हो रहे होते हैं, यानी कि 8 ईयर से कम में टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं करना चाहिए, या प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे होता ये है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन हैं ये ऐसी जगहों पर डिपॉजिट हो जाते हैं कि वो कैल्शियम को अपने साथ जमा कर लेते हैं और टीथ बोन फॉर्मेशन वगैरह ख़राब हो जाती है बच्चों में। चीज़ों की बात तो 8 से 10 साल की उम्र में कम हो तो ये काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा ये चक्कर आ रहे हैं बच्ची को, तो एक और एडवर्स इफेक्ट इसका वर्टाइगो भी है। अच्छा यार ये जो पेट बना हुआ है, पेट की वजह से बेचारी की शक्ल भी देखो ना कितनी दुखी हुई है बेचारी, तो इसका मतलब है GIT प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और साइकिल में जा रही है, तो साइकिल से आपको याद आ जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम। और पीछे फ़ैन लगा हुआ है, क्या बात है जी, पीछे फ़ैन से आपको याद आ जाएगा बेसिकली किडनीज़ का एक प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं फैन-कोनी सिंड्रोम, ठीक है। तो फैन से याद आ जाएगा आपको फैन-कोनी सिंड्रोम। आगे मैंने दूध की बोतल रखी है जो कि वो बिल्कुल उसको दूध को ख़त्म करने लगी है, बच्ची क्रैश करने लगी है, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल नहीं करते। दूध जो होता है वो ओरल एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहा होता है। और साइकिल बच्ची जितनी मर्जी तेज चला रहा है यार, बड़ी हद भी जाएगी तो वो कोई 30 की स्पीड में चली जाएगी, 50 तक तो नहीं जा सकती ना, तो सिर्फ 30 की स्पीड तक साइकिल जा सकती है। इसीलिए 30S पे काम कर रहा होता है आपका ये जो राइबोसोम्स है, सॉरी 30S सबयूनिट राइबोसोम पे टेट्रासाइक्लिन काम कर रहे होते हैं। अब ये छोटी बच्ची है, जाहिर बात है आजकल इसने कौन सा कुछ सही पढ़ाई करनी है, इसने रट्टे ही मारने हैं, तो रट्टों से आपको याद आ जाएगा कि इसने क्रैम्स, ये क्रैम करती है काफ बातों को, तो क्रैम्स से आपको याद आ जाएगा क्लेमिडिया, रिकेट्साई, एक्नी, माइकोप्लाज्मा नहीं, हाँ, और स्पैरोकीट्स, सही होगी बात। तो ये आपको याद आ जाएगा कि इसका स्पेक्ट्रम क्या था, किन किन के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़े से मच्छर भी बनाया था ताकि आपको याद हो जाए कि मलेरिया के खिलाफ भी काम कर रहे होते हैं। अब स्पेक्ट्रम, अच्छा चलो ये तो पहले हम टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं, मलेरिया के खिलाफ भी काम कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जनाबी वाली। यूजुअली सबसे कॉमन कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, वो GIT इफेक्ट्स ही होते हैं, यानी सबसे कॉमनली अगर कोई टेट्रासाइक्लिन को छोड़ता है ना साइड इफेक्ट्स की वजह से, तो वो GIT इफेक्ट्स की वजह से ही छोड़ता है उसमें। अच्छा फिर ये बात भी है कि बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया को तबाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जाहिर बताया बॉडी का नॉर्मल बैक्टीरिया तबाह होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस वगैरह होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से GIT के अंदर आपके पास कोलोस्ट्रीडियम डिफिसाइल वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि पेनिसिलिन भी कोलोस्ट्रीडियम डिफिसाइल करवाती है। और एक और बात याद होगी आपको, कोलोस्ट्रीडियम डिफिसाइल को ट्रीट करने के लिए वैंकोमाइसिन यूज़ की थी। ओके होगी बात। अच्छा जी, बोनी टीथ, ये देखो बच्ची के टीथ खराब हुए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि छोटी एज में, प्रेगनेंसी में और इस तरह यंगर चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है बोन्स की डेवलपमेंट, टीथ की डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाएगी। हेपेटिक टॉक्सिसिटी, खास तौर पे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो या जिनके अंदर पहले से कोई ना कोई लिवर की डिजीज चल रही हो, उनके अंदर हेपेटिक नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेपेटिक टॉक्सिसिटी उनमें खास तौर पर ज़्यादा होती है। और ये हेपेटिक टॉक्सिसिटी का पॉइंट जो है वो इस तस्वीर से शो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इसको याद करना है आपने सेपरेटली। रीनल टॉक्सिसिटी में जरिए बात किडनीज को डैमेज कर रही है और उसके अंदर एक खास चीज़ है फैन-कोनी सिंड्रोम, जो कि आपको फैन से याद रह जाएगी। और याद रखना फैन-कोनी सिंड्रोम तब होता है अगर एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल की जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटडेटेड, लेकिन इसका मतलब अक्सर हम समझ नहीं पाते। तो अगर टीचर आपसे पूछे कि बेटा अगर किसी ने एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा लिया तो क्या होगा उसको, तो मैम उसको फैन-कोनी सिंड्रोम होगा, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और ये वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। फोटोसेंसिटिविटी, सूरज की शुआओं से आपको आइडिया हो गया होगा। और कौन सा टेट्रासाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी कॉज करवाता है, डेमिक्लोसाइक्लिन। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी यानी कि चक्कर आना, टिनिटस, कानों में घंटियां बजना, ये वो चीज़ें जो होती हैं, डिजीनेस, ये सब कुछ भी हो रही होती है जो कि आपको इन चक्कर आने से एहसास हो ही रहा होगा। ये कौन करवा रहा होता है, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। ये डॉक्सी और मिनो का भी भाई भाई हैं, इनकी हाफ लाइफ भी तकरीबन एक जैसी है। इसी तरह से हमने आगे एक और भी इनकी सिमिलरिटी देखी थी, तो डॉक्सी और मिनो का भी भाई भाई हैं। उसके अलावा एक और एडवर्स इफेक्ट है विनस थ्रोम्बोसिस। ये मिनी कैट्स में नहीं लिखा हुआ है, बता बिग कैट्स में लिखा हुआ है कि विनस थ्रोम्बोसिस भी कॉज करवा रहे होते हैं आपके पास टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटीज तो कंप्लीट होती हैं। अलबत्ता जो मैंने एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बताया था आपको, अब अगर हम बिग कैट्स से देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आ जाएंगी इसकी क्लिनिकल यूजेस में। यहाँ पे उन्होंने मलेरिया का जिक्र भी किया हुआ है, एमीबियासिस का जिक्र भी किया हुआ है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो मलेरिया में यूज़ हो रहा है, एमीबियासिस में भी यूज़ हो रहा है। ये तो चीज़ें वो है जो कि आप पॉइंट्स बना के आपको याद करनी पड़ेंगी।
इसके लिए तो क्रैम्स काफ़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ भी क्रैम्स के एस से आप स्पायरोकीट्स यानी कि साइफिलिस वगैरह को याद कर लेंगे। उसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का प्रोफाइल एक्सिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्नी तो वैसे क्रैम्स में आ चुका है। अब ये जो है ना, ये आपको ऐसे करके देखो कैटेगोरिकली चीज़ों को याद करना पड़ेगा। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो आपके पास फिर मलेरिया में भी इस्तेमाल हो रही है। ओहो, ये तो पानी का लग गया कि फौत ही हो गया मार्कर। एनीवेज वाली उसके अलावा भी कुछ बातें उन्होंने आपको बताई हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लेप्टोस्पायरोसिस को जिक्र कर दिया कि देखो प्लेग में, टुलरीमिया में, ब्रुसेलोसिस में इसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन के अदर जो चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये आपके पास कुछ फ़र्क इस्तेमाल भी है, यानी कि प्लेग वगैरह के अंदर भी टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेनिंजोकोक्सीजल कैरियर स्टेट मिनी कार्ड्स ने लिख तो दिया कि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ ना तो नहीं करते। पता क्या है, करते तो हैं लेकिन यार उसके ना एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो मेनिंजोकोक्सीजल कैरियर स्टेट में अगर आपने कोई सेकंड लाइन ड्रग देना ही हो ना, तो हम आमतौर पे आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से कह लो कि टॉक्सिसिटी भी होती है और बैक्टीरिया आजकल के रेजिस्टेंट भी हो चुके हुए हैं। तो ये इतनी कोई मज़ेदार ऑप्शन है नहीं। पता किताबी बातें हैं, हमने कह दिया कि हम देते हैं, लेकिन बस मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।